हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे अरब सागर में बन रहे चक्रवाती तूफान तेज के बारे में। ये सिस्टम कितना ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा और इसका जो ट्रैक है वो हमने काफ़ी सारे वेदर मॉडल का इंडिकेशन देखने के बाद एक ट्रैक रेडी किया है, उस पर भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी सबसे पहले अगर हम अलग अलग वेदर मॉडल के संकेत को देखने का प्रयास करें कि कहाँ पर इसका लैंडफॉल हो रहा है और ये सिस्टम ओमान या फिर यमन की तरफ भी जा सकता है या फिर भारत पाकिस्तान की तरफ भी इसकी कोई संभावना रहेगी। इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे और साथ ही बंगाल की खाड़ी में भी काफ़ी मजबूत सिस्टम बन रहा है, वो सिस्टम भी साइक्लोन की संभावना उसकी भी रहेगी। तो इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अभी ये जो ट्रैक देख रहे हैं एनवीजीएम के मॉडल के हिसाब से ये ट्रैक कहाँ पर लैंड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रैक है इस सिस्टम काफ़ी इंटेंसिफाई तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई तो नहीं हो रहा है, हो सकता है ये सीवियर साइक्लोन तक जा सकता है। और इस मॉडल के हिसाब से ये सिस्टम यमन और ओमान के बीच के भागों पर कहीं पर लैंडफॉल कर सकता है। और इसी समय आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में भी ये सिस्टम काफ़ी मजबूत दिखा रहा है और ये सिस्टम हो सकता है कुछ समय के लिए साइक्लोन बन जाए और उसके बाद जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है वो सिस्टम आंध्र प्रदेश के कोस्टल भागों के सहारे से उड़ीसा, हालांकि भारत पे ये लैंड नहीं करेगा, हो सकता है उड़ीसा पे कुछ समय के लिए ये आंतरिक भागों पर रह सकता है। उड़ीसा वेस्ट बंगाल से होते हुए ये पूर्व की तरफ आगे बढ़ेगा। इसके अलावा अगर हम जीएफएस ईसीएमडब्ल्यूएफ मॉडल पर भी देखें तो वो किस तरीके से इंडिकेशन इस सिस्टम को लेकर के दे रहे हैं। यहाँ पर आप जीएफएस वेदर मॉडल के ट्रैक को देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये सिस्टम जीएफएस भी इसको बहुत ज़्यादा एंटिसिपाई तो नहीं दिखा रहा है, ये सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी तक इस सिस्टम को दिखा रहा है और उसके बाद यमन पर इसका लैंडफॉल दिखा रहा है। जीएफएस पिछले कुछ ट्रैक में इसको यानी कि ओमान के बगल से होते हुए ये सिस्टम भारत की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन अब ताज़ा ट्रैक के मुताबिक ये यमन पर लैंडफॉल कर रहा है जीएफएस के मुताबिक। और इसकी इंटेंसिटी जो है वो लैंडफॉल के समय ये सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में रह सकता है, यानी कि 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवाएं चल सकती है। और जीएफएस जो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बन रहा है उसको बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं दिखा रहा है, लो प्रेशर या फिर वेलमार्क लो प्रेशर तक ही वो सिस्टम सीमित रहेगा। लेकिन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के भागों पर इस सिस्टम से भारी वर्षा जरूर देखने को मिलेगी। तो हालांकि जो सिस्टम अरब सागर में बन रहा है उस सिस्टम का भारत पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं। हालांकि जब ये सिस्टम लो प्रेशर रहेगा तो उस समय दक्षिणी केरला और आसपास के भागों पर कुछ समय के लिए अच्छी खासी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें इस सिस्टम का ट्रैक जो हमने रेडी किया है वो किस प्रकार से है, तो जो सिस्टम अरब सागर में बन रहा है उस सिस्टम का ट्रैक कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यानी कि जो साइक्लोन तेज बन रहा है अरब सागर में वो सिस्टम आज शाम तक डिप्रेशन बन जाएगा। अभी ये लो प्रेशर की कैटेगरी में है, यानी कि आज 20 अक्टूबर की शाम तक ये सिस्टम डिप्रेशन बनेगा। उस समय जो इसका विंड स्पीड है वो 50 से 55 किलोमीटर के आसपास देखा जाएगा और ये अरब सागर के लगभग सेंट्रल भागों पर रहेगा। और उसके बाद कल यानी कि 21 अक्टूबर को ये सिस्टम साइक्लोन की कैटेगरी में आ जाएगा। उस समय इसका विंड स्पीड 65 से 70 किलोमीटर के आसपास देखा जाएगा और ये सिस्टम यानी कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ आगे बढ़ेगा। और उसके बाद ये सिस्टम 22 तारीख तक यानी कि 22 अक्टूबर को थोड़ा और इंटेंसिफाई होगा, थोड़ा और मजबूत बनेगा ये सिस्टम। और उस समय इसका जो विंड स्पीड है वो 80 से 85 किलोमीटर के आसपास हवाएं देखी जाएगी इस सिस्टम के आसपास, लेकिन ये साइक्लोन की कैटेगरी में ही रहेगा। और जब ये सिस्टम यमन के कोस्ट के पास में पहुंच जाएगा तो उस समय ये हो सकता है कि सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में आने की संभावना है। उस समय इसका विंड स्पीड 120 किलोमीटर तक जाने की संभावना है और इसका जो लैंडफॉल एरिया है वो 23 अक्टूबर की रात तक ये यमन के भागों पर लैंड कर सकता है या फिर 24 तारीख की सुबह तक ये सिस्टम लैंड करने की संभावना है। और उसके बाद में जेफस इसका जो ट्रैक है वो कल यानी कि जेफस इसका यमन के बिल्कुल कोस्ट पे आने के बाद ये सिस्टम मूव कर रहा था पाकिस्तान की तरफ, लेकिन अभी जेफस के ताज़ा ट्रैक के मुताबिक ये सिस्टम यमन पर ही लैंडफॉल कर रहा है।
ये जो ट्रैक आप अभी देख रहे हैं, इस ट्रैक से ये थोड़ा दक्षिणवर्ती भी हो सकता है। ऐसी भी हमें संभावनाएं दिखाई दे रही है कि ये सिस्टम थोड़ा और दक्षिण हो सकता है, लेकिन मोस्टली इसका ट्रैक कुछ इसी तरीके से रहने के चांसेस हैं। और ये सिस्टम सीवियर साइक्लोन से ज़्यादा इसके स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस अभी है नहीं, और भारत पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि नामात्र कुछ दक्षिणी राज्यों में हवाओं की स्पीड जरूर बढ़ सकती है। केरला, कोस्टल कर्नाटका के आसपास बारिश की गतिविधियां भी अगले 2 दिनों के दौरान कुछ भागों में अच्छी खासी रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, लेकिन ये सिस्टम भारत पर किसी भी तरीके का कोई प्रभाव डालने वाला नहीं है। इससे डरने या फिर घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिस्टम ओमान पर ही लैंडफॉल करने के इसके जो चांसेस हैं वो लगभग 90 से 95% तक नजर आ रही है। 5% तक अभी भी संभावना है कि इसका थोड़ा सा ट्रैक में मोमेंटम हो सकता है, वो भी साइक्लोन बनने के बाद, यानी कि 22 अक्टूबर के आसपास इसके ट्रैक में थोड़ा सा हमें लग रहा है कि ये थोड़ा दक्षिणवर्ती और हो सकता है। लेकिन जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है वो सिस्टम साइक्लोन बनेगा या फिर नहीं, ये स्थितियां अभी भी क्लियर नहीं है। हो सकता है वो सिस्टम डिप्रेशन तक जा सकता है, और डिप्रेशन बनने के बाद में वो आंध्रा के कोस्ट से होते हुए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के भागों को प्रभावित कर सकता है। यहाँ पे काफ़ी तेज गति से हवाएं चल सकती हैं और भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी 23 अक्टूबर के आसपास में। इसी समय यहाँ पर भारी वर्षा होने की चांसेस नजर आ रहे हैं, और हवाओं की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। हालांकि ये सिस्टम साइक्लोन बने या ना बने, लेकिन डिप्रेशन भी ये सिस्टम जाता है तो भी काफ़ी ज़्यादा विंड स्पीड यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस पर भी हम नज़र रखेंगे और आपको अपडेट करेंगे कि वो सिस्टम कौन सी कैटेगरी तक पकड़ सकता है, कहाँ तक ये सिस्टम जा सकता है। लेकिन उस सिस्टम के चलते भारत के कोस्टल इलाकों पर जरूर बारिश की एक्टिविटी होने के चांसेस हैं। लेकिन फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए लगातार हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।